हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एनटीए सीयूईटी 2022 में हुआ था और पार्ट सेकंड हमें आज डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 11 से 20। क्वेश्चन नंबर 11 है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड टू पोटेंशियल v। अगर मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg है और उसका चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलम्ब है, तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी। तो देखो, लैम्डा इक्वल टू होता है h/p या फिर लैम्डा इक्वल टू होता है h/√2m के काइनेटिक एनर्जी के टर्म में मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, या फिर h/√2m qv। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे h/√2m qv। अब h की वैल्यू हम जानते हैं, m की वैल्यू जानते हैं, q की वैल्यू भी गिवन है। तो जब आप ये सब वैल्यू पुट करोगे और उसको नैनोमीटर में चेंज करोगे तो सीधा आप फॉर्मूला बस ध्यान रखो, ये फॉर्मूला होता है 1.227 अपॉन में रूट वी और ये आता है नैनोमीटर में। अगर आप एंगस्ट्रॉन में लिख रहे हो तो तब उसके लिए हो जाता है 12.27 इंटू रूट वी एंगस्ट्रॉन में, रूट वी एंगस्ट्रॉन में आता है ये। ठीक है, तो आप बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखना चाहिए। जब भी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ पूछी गई हो, पोटेंशियल गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है और ये सीबीएसई में बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ, आपको मतलब एंगल ऑफ डिप के बारे में बताना है। पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखा देता हूँ। पहले मैं बताता हूँ कि एंगल ऑफ डिप होता क्या है। मान लीजिए किसी सर्टेन पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है बी, और लेट इसके दो कंपोनेंट में ले रहा हूँ, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच और एक वर्टिकल कंपोनेंट बी बी। लेट अब ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया एच। लेट ये इसके साथ डेल्टा एंगल बना रहा है। तो एंगल ऑफ डिप को हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज द एंगल बिटवीन द नेट मैग्नेटिक फील्ड विच इज बी एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो बी एच और बी के बीच में जो नेट एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। डेल्टा के यहाँ पर एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, कोई भी वेक्टर है उसका अगर आप इस तरफ कंपोनेंट देखोगे जिससे वो एंगल बना रहा है, तो वो होता है बी एच इक्वल टू हो जाएगा बी कोस में डेल्टा, और बी बी हो जाएगा बी साइन डेल्टा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब कि अगर मैं बी और बी एच में रिलेशन बताऊं तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो यहां से आप लिख सकते हो बी का स्क्वायर इक्वल टू बी बी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर। जितने भी फॉर्मूले मैं सब बता दूंगा, फिर उसके बाद निकालेंगे अपना आंसर। तो ये बी बी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हो, ये भी फॉर्मूला काम आता है। इसके अलावा अगर आपसे एंगल ऑफ डिप पूछ लिया जाए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, टेन डेल्टा इक्वल टू बी वी अपॉन में बी एच। ठीक है, तो डेल्टा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स बी वी अपॉन में बी एच। तो एक्चुअली तीन चार फॉर्मूले हैं, इसी से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। कभी नेट मैग्नेटिक फील्ड एंगल ऑफ डिप दे देगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछ लेगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट देगा एंगल ऑफ डिप देगा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेगा। कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन, बट आएगा इन्हीं से ही। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, अगर मैं अर्थ की कंसिडर कर लेते हैं, लेट यहाँ पर कोई अर्थ है, तो इस पॉइंट को यहाँ पर हम पोल बोलते हैं, ये भी पोल, और ये पॉइंट होता है इक्वेटर। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो पोल्स पर परपेंडिकुलरली एंटर करती है। इस तरह से एंटर करती है, लीव करेंगी, जो भी है वो डिपेंड करता है नॉर्थ साउथ पोल कहाँ है, बट रहेंगी पोल पे परपेंडिकुलर। तो हम ये कह सकते हैं कि एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ऐसे में जो एंगल ऑफ डिप होगा यहाँ पर वो हो जाएगा 0 डिग्री। आप देखो, जितने भी मैग्नेटिक फील्ड है वो सब ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता ही नहीं है। कैसे, मैं इस फॉर्मूले से समझा देता हूँ। जैसे अब इन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करने के लिए। डेल्टा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई, तो बी एच कितना हो जाएगा, बी एच हो जाएगा बी कोस 0 डिग्री, और बी वी कितना हो जाएगा, बी साइन 0 डिग्री। देखो, साइन 0 की वैल्यू आपको पता होगा 0 होती है, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। इसी तरह से अगर साइन 90 की बात करें तो वो 1 होता है, और कोस 90 होता है 0। तो यहाँ से ये बी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी के इक्वल कोस 0 की वैल्यू 1, और बी वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर लिखा है ना, तो ये 90 डिग्री होगा।
90 डिग्री। जब कोस 90 डिग्री होगा तो यहाँ पर आएगा कोस 90 डिग्री, तो ये वैल्यू तो हो जाएगी 0, और ये साइन 90 डिग्री होगा ना तो ये 1 हो जाएगा। मैं इसको ठीक कर देता हूँ एक बार। देखिए मैंने आपको बोला कि मैग्नेटिक पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है परपेंडिकुलर होती है, तो डेल्टा की वैल्यू 90 डिग्री होगी इस पॉइंट पर। जब ये 90 डिग्री होगी तो बी एच यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा बी कोस 90, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन 90। तो इसलिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो आएगा 0, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 1। अब इक्वेटर की बात करते हैं। आपको पता है कोई भी बार मैग्नेट है, अर्थ जो है बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो साउथ से नॉर्थ जाती है। तो अगर आप इक्वेटर पे देखोगे तो वो सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सरफेस के पैरेलल हो जाएगी यहाँ पर। तो ऐसे में जो डेल्टा होगा यानी कि एंगल ऑफ डिप वो हो जाएगा 0 डिग्री। जब डेल्टा 0 हो गया तो बी एच की वैल्यू कितनी, बी कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो बी आ जाएगा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बी साइन 0 डिग्री, तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 0। यानी कि पोल पर अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा जो कि बी के बराबर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा पोल पे 0। और इक्वेटर की बात की जाए तो इक्वेटर पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सिर्फ वही मिलेगा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 0। तो अब इस हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। एंगल ऑफ ये मैग्नेटिक पोल पर डिप की वैल्यू 90 डिग्री होती है, बी एच की वैल्यू 0, तो बी एच की वैल्यू 0 हमारी यहीं पर आए जब डेल्टा 90 डिग्री, तो ये तो सही है। सेकंड, मैग्नेटिक पोल द एंगल ऑफ डिप इज 0, देखो पोल पर डिप 0 नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है एट मैग्नेटिक इक्वेटर एंगल ऑफ डिप 90, इक्वेटर पर 0 डिग्री होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ। एट मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ अर्थ द एंगल ऑफ डिप इज 0, मैग्नेटिक इक्वेटर पे 0 है और बीबी की वैल्यू 0 है, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन भी सही होगा। तो फर्स्ट और फोर्थ सही है स्टेटमेंट, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ध्यान रखना पोल पर डेल्टा की वैल्यू 90 डिग्री, इक्वेटर पर डेल्टा की वैल्यू यानी कि एंगल ऑफ डिप की वैल्यू 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन अ 100 वोल्ट डीसी इज अप्लाइड अक्रॉस अ सोलेनॉइड, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट, व्हेन अ 100 वोल्ट 50 Hz AC is supplied across the same solenoid, the current drops to 2.5 ampere. The inductance आपको बताना है कितना होगा। देखो इसको पहले डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास ये सोलिनॉइड है, इस सोलिनॉइड से हमने 100 वोल्ट की DC को सप्लाई किया हुआ है, बैटरी को DC, और एक और सर्किट है उसमें अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग पावर सोर्स है, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, वोल्टेज, अब देखो ये जो वोल्टेज है ना ये VRMS होगी, तो वो है 100 वोल्ट, और करंट भी जो फ्लो कर रहा होगा उसको हम RMS बोलेंगे, रूट RMS, तो ये होगा 0.5 एम्पियर। आपको बताना कि इंडक्टेंस क्या होगा सोलेनॉइड का। इंडक्टेंस का मतलब ये हुआ कि इसकी L की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, थोड़ा सा रिलेशन में आपको बता देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे। देखो एक फॉर्मूला होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस का, वो होता है XL इक्वल टू ओमेगा L, या फिर XL इक्वल टू 2πfL। होगा क्या कि मान लीजिए अगर DC करंट है तो DC करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 0। जब उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो इसका मतलब उसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब 100 वोल्ट से यहाँ पर करंट जा रहा है, कितना जा रहा है 1 एम्पियर, तो ये जो सोलिनॉइड है इसका जो इंडक्टर है वो करंट को रोक ही नहीं पा रहा, मतलब कि कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं कर पा रहा है वो, लेकिन करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट फ्लो कर रहा है, वोल्टेज भी है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, क्योंकि आपको पता है V इक्वल टू IR होता है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि R की वैल्यू 0 हो जाए, तो इसलिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी होगा, हालांकि वो सोलेनॉइड की वजह से ही होगा। तो लेट R, मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ पर और कंसीडर कर लिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो XL की वैल्यू तो 0 आ गई, लेकिन जब वोल्टेज है, करंट है, तो ऐसा तो होगा नहीं ना उसको रोकने वाला फैक्टर यानी कि रेजिस्टेंस ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R ले लिया है। अब इस सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर XL की वैल्यू कितनी है 0। अगर मैं नेट फॉर्मूला लगाऊं V इक्वल टू IR का, तो यहाँ पर इसकी वजह से तो कोई इंडक्टिव रिएक्टेंस है ही नहीं, तो उसकी वजह से करंट का अपोज भी नहीं हो रहा होगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से मुझे पता चल जाएगी, जो कि होगी V अपॉन I के इक्वल, या V की वैल्यू कितनी है
100 और करंट कितना है 1। तो यहां से हमने फाइंड किया कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम के इक्वल होगी। अब जब ये रेजिस्टेंस यहां पर है तो रेजिस्टेंस इस केस में भी होगा आर, ठीक है। और इसके क्रॉस में मान लेता हूँ ये एक्सएल रहेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस ये आर है। तो यहाँ पर जो इम्पीडेंस होगा, इम्पीडेंस यानी कि जेड, वो रहेगा रूट, उसका फॉर्मूला होता है एक्स जेड इक्वल टू एक्सएल का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। अब मैं ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है एक्सएल इक्वल टू होता है 2 पाई एफ एल, मुझे फ्रीक्वेंसी पता है तो एल की वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे इजिली। अगर मुझे आर तो पता ही है, जेड की वैल्यू और फाइंड कर लेते, उसके बाद ये रिलेशन यूज करेंगे। अब जेड की वैल्यू कैसे फाइंड करें, देखो हमारे पास वोल्टेज है, करंट भी है, तो जैसे V इक्वल टू आई आर होता है ऐसे ही V आर एम एस इक्वल टू होता है आई आर एम एस इंटू में इम्पिडेंस जेड। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी आर एम एस को डिवाइड कर देंगे हम आई आर एम एस से। तो V कितना है 100 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 1,000 अपॉन में 5 या फिर 200 ओम। तो अब हमारे पास आर भी पता है, जेड भी पता है, हम एक्सएल निकाल लेंगे या फिर एल निकाल लेंगे इजिली। तो फॉर्मूला यूज करते हैं फाइनली, देखो इसको स्क्वायर कर दोनों तरफ, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्सएल का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, ओके। या फिर जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, एक्सएल का स्क्वायर के, यानी कि 2 पाई एफ एल का स्क्वायर। हमें निकालना है एल की वैल्यू, तो एक काम करते हैं, पहले इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि ये हो गया 4 पाई का स्क्वायर इंटू में एफ का स्क्वायर इंटू में एल का स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या फिर एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाए जेड का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई का स्क्वायर इंटू में एफ का स्क्वायर। जेड की वैल्यू कितनी है 200 का स्क्वायर माइनस आर की वैल्यू 100 का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर इंटू में फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 टू 4 और यहाँ पर 1 आएगा, तो या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको कंप्लीटली सोल्व करेंगे तो जो एल की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.55 हेनरी। तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फैराडेज लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म क्या होगा। पहले मैं आपको बताता हूँ फैराडे ने बताया क्या था। फैराडे कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी एक लूप है, अगर उस लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स को आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है, या मैग्नेट को मान लीजिए आप इस तरफ ला रहे हैं, तो इस लूप के थ्रू नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन चेंज होगी, इसका मतलब फ्लक्स चेंज होगा। तो जो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स का जो रेट होगा ना चेंज होने का, यानी कि d∅dt, वो बराबर होगा ईएमएफ के। यहाँ पर माइनस साइन लेंस लॉ की वजह से हमें पता चला था। तो E इक्वल टू होता है ईएमएफ इक्वल टू होता है माइनस d∅/dt। तो ये तो डिफरेंशियल फॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखो डिफरेंशिएशन आ रहा है, d/dt आ रहा है। इसी को अगर आपको इंटीग्रल फॉर्म में रखना है, पहली बात तो ये है कि दो चीज आएंगी, एक तो ईएमएफ और दूसरा फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो पहले ऑप्शन को हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर चार्ज से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। सेकेंड ऑप्शन, ये हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था, ये क्या है, ये है गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक या गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, जो कि ये बताता है कि सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है और नेट फ्लक्स हमेशा थ्रू द क्लोज लूप जीरो होता है। अगर मैं यहाँ पर क्लोज लगा दूं तो तब। और ये होता है B.dl, ये है एम्पियर की मॉडिफाई, एम्पियर सर्किट लॉ आपने पढ़ा होगा, B.dl इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, एम्पियर सर्किट लॉ की मॉडिफाइड फॉर्म, ये मॉडिफाइड इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एम्पियर्स लॉ रिप्रेजेंट कर रहा है, गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है E.ds इक्वल टू, यहाँ पर इंटीग्रेशन भी होना चाहिए था, तब ये गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में रिप्लेस कह सकते थे इसको। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, E.dl इक्वल टू माइनस d∅/dt। एक्चुअली आप ये देखो d∅/dt है, ये ईएमएफ है। यहाँ पर देखो ईएमएफ यानी कि एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं अगर हम ओपन सर्किट की बात करें तो वो किसके बराबर होता है, E इक्वल टू होता है V/L या फिर dV/dl लिख सकते हैं आप, dV/dl, ठीक है। तो EMF इक्वल टू कितना हो जाएगा, EMF इक्वल टू हो जाए E.dl
अगर आप स्मॉल ईएमएफ को कंसिडर करो तो यहाँ पर ई डॉट डी एल है और उसका इंटीग्रेशन लिया हुआ है, वो बराबर होगा माइनस डी फाइव अपॉन डी टी के, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए स्टार इज सीन यूजिंग अ टेलीस्कोप, इसका ऑब्जेक्टिव डायमीटर गिवन है, तो हमें डायमीटर गिवन है 250 सेंटीमीटर, वेवलेंथ हमें गिवन है जो स्टार्स आ रही है 500 नैनोमीटर। आपको बताना है कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कितना होगा टेलीस्कोप का। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन टेलीस्कोप के लिए इसका फॉर्मूला होता है 1.22 लैम्डा अपॉन में डायमीटर डी, कैपिटल डी के लो स्मॉल डी के लो, लेकिन डायमीटर आएगा नीचे। तो 1.22 इंटू वेवलेंथ है हमारे पास 500 नैनोमीटर को चेंज कर लीजिए 10 की पावर माइनस 9 में अपॉन में कैपिटल डी को भी आप ऐसा यूनिट में चेंज करो, यानी कि 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके। तो जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन आएगी वो आएगी 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 रेडियन में। तो हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का फॉर्मूला में ध्यान रखना है 1.22 लैम्डा अपॉन में डी। ज़्यादातर अगर आप क्वेश्चन देखो तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हालांकि कंसेप्चुअल भी है, बट आपको जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो ना, एटलीस्ट फॉर्मूले तो सब पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड ही होते हैं। अगर आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फिजिक्स आती है, तो आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोप को और टेलीस्कोप को। सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप। जब भी सिंपल माइक्रोस्कोप होगा तो हम सिर्फ एक ही लेंस का इस्तेमाल करेंगे और वो लेंस कैसा होगा, कॉन्वेक्स। सिंगल कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप में। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कुछ लोग हाथ देख करके बताते हैं ना, हाथ की रेखा देख करके बताते हैं कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, तो एक कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब चीज़ों को बड़ा करके दिखाने का काम आता है सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है 1+d/f। अगर जो इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है, इसका मतलब d की वैल्यू 25 होती है, और अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रही हो तब के लिए फॉर्मूला होता है m=d/f। तो ये तो हुई सिंपल एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके हम सिंपल माइक्रोस्कोप बनाएंगे। सेकेंड है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देखो माइक्रोस्कोप में हम काम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में हम करते हैं छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के काम आता है। माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को बड़ा करके देखने का काम आता है, यानी कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम दो लेंस का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि दो लेंस का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास होगा उसको ऑब्जेक्टिव बोलेंगे, और जो आपकी आंखों के पास होगा उसको आई पीस बोलेंगे। ठीक है, तो ये होता है आई पीस और ये होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। जो ऑब्जेक्ट के पास वो ऑब्जेक्टिव, जो आंखों के पास वो आई पीस। अब देखो इसमें आप एक चीज ध्यान रखना, याद रखने का तरीका है कि ऑब्जेक्ट छोटा है ना, और आपको उसको बड़ा करके देखना है, तो जो लेंस ऑब्जेक्टिव है, जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास रखा है उसका साइज छोटा ही रखो। जैसे छोटा ऑब्जेक्ट तो उसके सामने वाला जो लेंस है उसको छोटा रखो, और जो आंखों के पास है जो कि आपको फाइनल इमेज बड़ी करके दिखाएगा उसको बड़ा रखो। ऐसे ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव लेंस रहेगा छोटा और आईपीस का जो साइज रहेगा, अपर्चर रहेगा, वो रहेगा बड़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि पूछ ले जाता है किसका साइज छोटा होगा किसका बड़ा होगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का साइज या अपर्चर छोटा रहेगा, आईपीस का बड़ा रहेगा। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है V0/U0 1+d/ फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, या फिर m=-l/ में f0। l होता है दोनों के बीच का सेपरेशन, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप। f0 यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, 1+ ये एज इट इज है d/ में fe। एक्चुअली V0 और U0 होता है जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना उनके द्वारा इमेज और उसके पहले जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी डिस्टेंस U0 है। अब अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन जाए उसके लिए फॉर्मूला रहेगा V0/U0 d/ fe। देखो यहाँ से बस आपको 1 हटा देना है। जैसे यहाँ पर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनी थी, 1 नहीं आया था ना, यहाँ से यहाँ पर आने पर 1 हट गया, इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है। ऐसे ही यहाँ पर 1 है ना, जब लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने तब 1+, और जब इन्फिनिटी पर बने तो 1 को हटा दो। 1 को हटा दी तो हमारे पास फॉर्मूला बचा V0/U0 d/ fe। यहाँ पर m=-l/f0 इंटू में d/fe। यहाँ से एक और कंक्लूजन हम निकालेंगे क्या, कि जो मैग्निफिकेशन होता है किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का,
वो इन्वर्सली डिपेंड करता है किस पर, ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ पर, सॉरी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ पर, और इन्वर्सली डिपेंड करता है जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ पर। ये भी पॉइंट हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है। इससे क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि अगर आपको हाई मैग्निफिकेशन चाहिए तो किसकी फोकल लेंथ कम या ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये तो होगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात। अब आते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पर। नेक्स्ट है टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग वाला। देखो दो टाइप के टेलीस्कोप होंगे, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में दो लेंस होंगे, जैसे यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में था, इसमें भी एक ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक आई पीस रहेगा। अब टेलीस्कोप काम क्या करता है, जो बहुत दूर की चीजें होंगी उसको मैग्नीफाई करके दिखाता है। जैसे आप चांद को देखो अर्थ से तो आपको छोटा सा दिखता है, लेकिन जब आप उसको टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके देखोगे तो बहुत क्लियर दिखेगा और थोड़ा साइज में बड़ा भी दिखेगा। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप या टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करके दिखाता है, साफ दिखाता है। तो देखो हम क्या देख रहे हैं, हम बहुत दूर के ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, वो वैसे रियल में तो बहुत बड़े हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव का जो अपर्चर होगा वो आई पीस से बड़ा ही होगा। बड़े ऑब्जेक्ट के सामने उसको रख रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव छोटा था तो ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है, चांद सूरज बहुत बड़े होते हैं, सूरज को देख नहीं पाएंगे, लेकिन चांद को काफी बड़ा होता है ना साइज में, तो उसका जो सामने उसके लेंस आ गए यानी कि ऑब्जेक्टिव, उसको रखो साइज में बड़ा, और जो आंखों के पास है उसको रखो छोटा। देखो जस्ट इसका उल्टा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ठीक उल्टा है। तो इस स्टेटमेंट को मैं रिवर्स कर दूंगा, ये जो स्टेटमेंट मैं यहाँ पर लिखी थी। सो वी कैन से अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज लार्जर देन द अपर्चर ऑफ आईपीस। ये तो हो गई साइज की बात। अब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड लेंस भी, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होता है एफ नॉट प्लस एफ ई। अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा एफ नॉट अपॉन में एफ ई, यानी कि मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप में डायरेक्टली तो डिपेंड करेगा एफ नॉट पर और इनवर्सली डिपेंड करेगा आई पीस की फोकल लेंथ पर। अगर यहाँ पर बात करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो मैग्निफिकेशन इनवर्सली एफ ई पर डिपेंड कर रहा था, यहाँ पर भी ऐसे ही है, मैग्निफिकेशन इनवर्सली डिपेंड करेगा एफ ई पर यानी कि आई पीस की फोकल लेंथ पर। लेकिन टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन एफ नॉट पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, जबकि यहाँ पर अलग है, यहाँ पर मैग्निफिकेशन इनवर्सली एफ नॉट पर डिपेंड कर रहा है। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इससे मैंने काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन देखे हुए आए हुए हैं। और अगर आप फाइनल फाइनल इमेज आपकी लिस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने, तब के लिए फॉर्मूला होता है एफ नॉट अपॉन में एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। देखो इसको देखो माइक्रोस्कोप में क्या था, यहाँ पर 1 प्लस डी अपॉन एफ ई था, यहाँ पर इसका उल्टा कर दो, यहाँ पर 1 प्लस एफ ई अपॉन डी कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। यहाँ पर एफ नॉट नीचे आया था, यहाँ पर एफ नॉट ऊपर कर दो, मतलब इसका उल्टा कर दो बस, जैसे हमने अपर्चर में उल्टा किया। लेकिन ध्यान रखना ऐसा हम नहीं कर सकते कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दो लेंस हैं तो उसको उल्टा करके आप टेलीस्कोप नहीं बना सकते। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में पूछा गया है, तो वो नहीं कर पाते, पर मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। तो फॉर्मूले में यहाँ पर 1 प्लस एफ ई अपॉन डी आ जाएगा, एफ नॉट अपॉन एफ ई। टेलीस्कोप में फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन को डायरेक्टली इफेक्ट करेगी, और आईपीस की फोकल लेंथ जितनी कम होगी उतना मैग्निफिकेशन ज्यादा रहेगा। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, तो हम यहाँ पर मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ये आईपीस, ये सेकेंडरी मिरर और ये ऑब्जेक्टिव मिरर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एफ नॉट अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी जब लिस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है, और फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पे बन रही है तब m इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पर बेस्ड। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि सीयूईटी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, आपको दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। पहले है सिंपल माइक्रोस्कोप और यहाँ पर बोला कि इनमें किसका इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने आपको बताया था सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब आप ये देखो यहाँ पर ओनली 1 कॉन्वेक्स लेंस है, तो फर्स्ट को हम किससे मिला देंगे, बी से। अब चलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैंने आपको बताया था दो लेंस का इस्तेमाल करेंगे, एक छोटा और एक बड़ा। तो जो छोटा वाला होता है वो ऑब्जेक्टिव और जो बड़ा वाला होता है वो आईपीस। दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पर ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑब्जेक्टिव छोटा और आईपीस बड़ा। तो इस हिसाब से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम किसको चूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड अपर्चर इज यूज। तो ऑब्जेक्टिव लार्ज थोड़ी ना, मतलब अपर्चर स्मॉल होना चाहिए। यहाँ पर देखो
ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड अपर्चर इज यूज, यानी कि साइज किसका छोटा होगा, ऑब्जेक्टिव का। और फोकल लेंथ की अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो देखो ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ जितनी कम होगी उतना मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा। तो मैग्निफिकेशन ज्यादा करने के लिए हमें फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की शॉर्ट रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हम ऐसा लेंस इस्तेमाल करेंगे जिसकी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ स्मॉल रही हो, क्योंकि m इनवर्सली डिपेंड करता है एफ नॉट पर। किसके लिए, माइक्रोस्कोप के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। तो फोकल लेंथ जितनी कम मैग्निफिकेशन उतना ज्यादा। तो इसलिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को किससे मैच करवाएंगे, ऑप्शन डी से, यानी कि सेकंड का रहेगा डी। अब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में मैंने आपको बताया था हम मिरर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब पैराबोलिक मिरर आएगा यहाँ पर। तो थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा ए। और बचा कुछ फोर्थ का बचा टेलीस्कोप में हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव जो होगा उसका साइज बड़ा होगा और उसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव की। तो टेलीस्कोप में आ जाएगा सी, ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड अपर्चर इज यूज्ड, क्योंकि आप ये देखिए कि जो मैग्निफिकेशन है वो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो फोकल लेंथ ज्यादा तो मैग्निफिकेशन भी ज्यादा, इसलिए हम फोर्थ को मैच करवाएंगे सी से। तो फोर्थ हो जाएगा सी से। तो ये तो हुई समझाने की बात, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हैं तो आपको तुरंत आंसर कैसे पता चलेगा। देखो फोर्थ का सी आ रहा है, फोर्थ का सी इन सब में से सिर्फ एक ही में है, ऑप्शन डी में। तो बस ये हमारा सही हो जाएगा। फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का सी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा। तो मेनली आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। Question number 17. A convex mirror of focal length f1 is placed at a distance d from a convex lens of focal length f2. A beam of light ray coming from infinity falling on convex lens convex mirror combination, और वो वापस उसी पाथ को वापस जा रही है। डिस्टेंस d आपको पता करना है कितना होगा। पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह से हम बनाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो मिरर के अंदर होती है, वर्चुअल फोकल लेंथ होती है, फोकल पॉइंट। और उसके ठीक अगर आप इतनी ही दूरी पर, मतलब पोल से फोकल पर आए और फोकल लेंथ से इतनी दूरी पर अगर आप आगे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2 इंटू में एफ। अगर मान लीजिए फोकल लेंथ एफ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस होता है 2f। अब यहाँ पर एक हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर पहले लिखूं या कॉन्वेक्स लेंस बाद में रखें। अगर मैंने पहले कॉन्वेक्स मिरर रख दिया और बाद में कॉन्वेक्स लेंस, तो अगर ये रे मैं यहाँ से ला रहा हूँ तो उधर जाएगी नहीं। तो इसलिए पहले मैं रखूंगा कॉन्वेक्स लेंस और उसके बाद हम रखेंगे डी डिस्टेंस पर कॉन्वेक्स मिरर। एक और कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने एक लेंस ले लिया, कॉन्वेक्स लेंस, और एक कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर में ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई लाइट रे काफ़ी दूर से आ रही है सच दैट, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। कब वो, जब ऐसा लग रहा हो कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पर आकर के गिरेगी तो रिफ्लेक्ट होकर के अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। तो मैं इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज करूंगा। एक और चीज, अगर मान लीजिए सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस है और इन्फिनिटी से कोई रे आ रही है तो वो आकर के कहाँ गिरेगी, उसके फोकस पॉइंट पर। ठीक है, तो अब एक रे को ले जाते हैं, इन्फिनिटी से किसी रे को लाते हैं ऐसे। अब ये गिरेगी कहाँ पर, ये गिरेगी इस लेंस के फोकल लेंथ पर, फोकस पॉइंट पर। देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के अंदर फोकस पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, इसकी फोकल लेंथ तो हमें f1 गिवन है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ f1 गिवन है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 2f2। मैंने आपको बताया ना पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस 2 टाइम्स फोकल लेंथ होता है, तो 2f1 एक्चुअली यहाँ पर फोकल लेंथ 1 है इसकी, 2f1। और इसकी फोकल लेंथ, लेंस की जो फोकल लेंथ है वो है f2, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ f2 है। तो जो रे आकर के गिरेगी ये कॉन्वेक्स लेंस का जहां पर फोकस होगा वहां पर आकर के गिरने की कोशिश करेगी,
तो देखो ये रे आई इन्फिनिटी से थोड़ा सा बेंडिंग होगी और हमें क्या लगेगा कि रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आकर के गिरेगी, तभी तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करके इन्फिनिटी पर जा पाएगी, क्योंकि इसमें बोला है रिटर्न बैक टू इन्फिनिटी। वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ से जो रे आ रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती हुई अपेयर हो। तो ये इसका रे डायग्राम होगा। अब देखो ये यहाँ पर आकर के गिर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की F2 होगी, किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी से कोई रे आ रही है तो वो वहीं पर जाकर के गिरेगी जहां पर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होगी। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया F2 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 2F1। ये पोल अगर है तो P से C तक की दूरी 2F1 है। हमें D फाइंड करना है, तो D किसके बराबर हो जाएगा? ये कंप्लीट फोकल लेंथ F2 में से माइनस कर दो जो डिस्टेंस यहाँ पर सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर का है, यानी कि 2F1। तो F2 माइनस 2F1 ये हमारा आएगा आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, टू न्यूक्लियाई हैव मास नंबर इन द रेशो 1:7, यानी कि दो न्यूक्लियाई है, लेट एक फर्स्ट और एक सेकंड न्यूक्लियाई है, इनका जो मास नंबर का रेशियो वो आपको गिवन है 1:27। इसका मतलब A1/A2 हमें गिवन है 1/27। देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो आपको रेडियाई का रेशियो निकालना है, R1/R2 निकालना है और डेंसिटी का रेशियो बताना है। डेंसिटी को मैं रो मान लेता हूँ, ρ1/ρ2 पता करना है कि कितना होगा। पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो किसी भी न्यूक्लियस की जब आप डेंसिटी निकालोगे तो डेंसिटी होता है एक्चुअली मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे आप देखो, आप वाटर लो, एक गिलास में उसको डालो, उसी वाटर को आप किसी दूसरी बोतल में डाल दो, उसी को किसी और बर्तन में डाल दो, तो उसकी एक प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। कौन सी? उसकी डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। ऐसे ही न्यूक्लियस में भी होगा, हालांकि इसको डेरिवेशन मैंने अलग से करवाया हुआ है। तो डेंसिटी आप किसी भी न्यूक्लियाई की लोगे ना तो डेंसिटी सेम रहेगी, किसी भी न्यूक्लियाई की डेंसिटी सेम रहेगी, भले ही वहां पर आप एटॉमिक मास नंबर चेंज कर रहे हो। इसका रीजन ये होता है, जैसे डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो जो रेडियस होता है किसी भी न्यूक्लियाई का वो डायरेक्टली डिपेंड करता है A⁴ पर, यानी कि मास नंबर की पावर A/3 पर डिपेंड करेगी, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो R=R0 A⁴ तो जो रेडियस होगा वो तो A⁴ पर डिपेंड करेगा, लेकिन जो डेंसिटी होगी किसी भी मॉलिक्यूल्स की किसी भी न्यूक्लियाई की वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो मान लो किसी एक न्यूक्लियन का मास m है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन A होते हैं, तो टोटल मास हो जाएगा m इंटू में A। ये m एक न्यूक्लियन का मास है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³। तो r³ को मैं अगर यहाँ से देखूं तो r³ r0³ और A पर पावर 1 पर डिपेंड करेगा, तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा m/4/3 पाई r³ की जगह आएगा r0³ इंटू में A, और ऊपर A है तो A से A कैंसिल। तो आप ये देखो ये आगे 3m/4 पाई r³। तो जो डेंसिटी है वो A पर डिपेंड नहीं कर रही, यानी कि अगर अगर मान लीजिए मास नंबर इंक्रीज कर रहा है तो जो डेंसिटी होगी वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहती है फॉर एवरी न्यूक्लियाई, और इसकी जो वैल्यू होती है वो रहती है 2.30 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो किसी भी न्यूक्लियाई की जब मैंने बोला डेंसिटी सेम रहेगी तो दो ही ऑप्शन पॉसिबल है। बाद में डेंसिटी है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब ये डेंसिटी नहीं हो सकती, ये भी रेशो नहीं हो सकता डेंसिटी का, या तो 1:1 होगा, मतलब 1:1 ही होगा। तो बी और सी में से कोई एक ऑप्शन सही है। अब अगर मैं रेडियस का रेशो निकालूं तो R1/R2 A⁴ पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर A1/A2 की पावर आएगा 1/3। अब आप ये देखो कि A1/A2 हमें पता है 1/27 है, तो 1/27 की क्यूब रूट कितनी आएगी? तो देखो 3 की क्यूब होती है 27, तो 27 की क्यूब रूट कितनी हो जाएगी? 3। तो R1/R2 आएगा 1/3, रेशो हो जाएगा 1:3। इसका मतलब ऑप्शन सी सही रहेगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन अ मेटल ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए, देन द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर 20 ओम। तो नल पॉइंट अब कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। देखो मीटर ब्रिज का इस्तेमाल हम करते हैं अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं 4 रेजिस्टेंस होते हैं। एक मान लेते हैं यहाँ पर P है, P के साथ हमने Q को कनेक्ट, P के साथ यहाँ पर एक Q और कनेक्टेड है, और जो बाकी 2 रेजिस्टेंस होते हैं R और S, वो जो पूरा लेंथ ऑफ वायर होता है ना 1 मीटर की, उसके 2 पार्ट में आपको
गिवन होते हैं, जैसे कि अगर मान लो आपको नल पॉइंट एल लेंथ पर मिल रहा है तो दूसरा 100 माइनस एल हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस होगा पी क्यू आर एस। बैलेंस कंडीशन में होता है कि पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस के इक्वल होता है। और जो रेजिस्टेंस होता है ना किसी भी वायर का, वो डायरेक्टली लेंथ पर डिपेंड करता है। तो आर अपॉन एस को हम ये कह सकते हैं, जैसे आर एल पर डिपेंड कर रहा होगा तो एस डिपेंड करेगा 100 माइनस एल पर। तो आप कांस्टेंट रखोगे, उसका रेशो लोगे तो कितना आ जाएगा, एल अपॉन में 100 माइनस एल। तो पी अपॉन क्यू इक्वल टू हो जाता है एल अपॉन में 100 माइनस के एल। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। अब मान लेते हैं हम पी यहाँ पर पहले 10 था, फर्स्ट केस में पी 10 है और जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। अब बाद में जब ये 20 सेंटीमीटर 20 ओम कर दिया गया है तो नई बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी ये आपको बताना है। हम क्यू को चेंज नहीं कर रहे लेट से, तो मैं कह सकता हूँ पी किस पर डिपेंड कर रहा होगा, डायरेक्टली लेंथ पर, बैलेंसिंग लेंथ पर। अगर फर्स्ट केस में पी की वैल्यू 10 रही होगी तो लेट उसकी बैलेंसिंग लेंथ हमें दे रखी कितनी, 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर चलो एक कांस्टेंट लगा ही लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। पी इक्वल टू के एल, तो हम लिख सकते हैं पी की वैल्यू कितनी, 10 इक्वल टू के इंटू में 20। सेकेंड केस में पी की वैल्यू कितनी हो गई, सेकंड केस में इसको रहने देते हैं। सेकंड केस में पी की वैल्यू हो गई 20, के लेंथ कितनी है वो पता करना है। तो आप इन दोनों को रेशो ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 20 अपॉन में 10 इक्वल टू के एल अपॉन में 20। इसको इससे काट दो तो 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 40। के कैंसिल आउट हो जाएगा एक्चुअली, तो लेंथ आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। यानी कि जब आप रेजिस्टेंस को डबल कर रहे हैं तो जो लेंथ होगी, बैलेंसिंग लेंथ, वो भी डबल हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली लेंथ पर डिपेंड करता है। इस बात को बस आप ध्यान रखें इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है यू और वी के बीच में। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस और वी मतलब इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। आपको बताना फोकल लेंथ कितनी होगी। देखो हमें ये रिलेशन तो पता है, 1/f इक्वल टू होता है 1/में वी माइनस के 1/में में यू। तो फोकल लेंथ अगर आपको पता करनी है तो वी और यू ले लेते हैं। तो मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को चूज करूंगा, लेट से मैं चूज कर रहा हूँ यहाँ पर 10 को। उसके कोरस्पोंडिंग आप देखो वी की वैल्यू कितनी है, तो उसके कोरस्पोंडिंग वी की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो यू की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 10, और वी की वैल्यू भी कितनी लेंगे, 10। लेकिन ये लेंस है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम हमेशा यहाँ पर रखते हैं, तो यू की वैल्यू हम कैसे लेंगे, नेगेटिव। वैसे भी यहाँ पर ये एक्स एक्सिस नेगेटिव में दे रखी है, और वी की वैल्यू हम लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव में तो दी हुई नहीं है ना, तो इसका मतलब इमेज इसी तरफ बन रही होगी। और वी की वैल्यू हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव, यू की वैल्यू लेंगे नेगेटिव। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/f इक्वल टू 1/v, तो v है 10 माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है, माइनस के 10। वैसे फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव आती है, ध्यान रखना। तो 1/10 प्लस 1/10 हो गई है, या फिर 2/10 भी लिख सकते हैं। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर में। तो हमारा आंसर होगा 5.00 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।